वक्रतुंडाय हुं वक्रतुंडाय हुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वानराजात। एक मिनट सर, थोड़ी गलती हो रही, एक मिनट। मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हरि ओम हरि ओम। मैं क्षमा मांग रहा हूं, उस समय थोड़ी जमहाई आ गई। जब कुछ पाठ करते हैं ना तो बीच में जमहाई आने से थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो मैं इसके लिए माफी मांग रहा हूं। थैंक यू। अच्छा, अब हम अपने प्रसाद साहब से कहेंगे हमारे साकेत जी का स्वागत करते हुए उन्हें बोलने का इजाजत दें। प्रसाद साहब, गोपाल शंकर जी। इजाजत की आवश्यकता नहीं है, इतना महत्वपूर्ण विषय है जिसको तुरंत ही शुरू है, इसलिए कृपा करके प्रारंभ किया जाए। बहुत अच्छा। तो साकेत जी अब आप शुरू करें, और आप ये दोनों ये आदित्य प्रकाश जी और ऋतिक जी का स्वागत है। आप लोग आए, हाँ, तो कुछ नई बात सीखने को मिलेगी। तो साकेत जी प्लीज स्टार्ट। हाँ प्लीज स्टार्ट। अविनाश प्रसाद, वेलकम। Before good evening to all. Kindly formally introduce Aditya. Thank you. अच्छा, आदित्य शंकर जी, और अपना ये आप दोनों अपना एक परिचय दे दीजिए एज पर डिजायर ऑफ चंद्रेश्वर खान साहब। आप अपना एक परिचय दे दीजिए, दोनों आदमी। जी सर, नमस्कार।
मेरा नाम आदित्य प्रकाश है सर। हाँ जी। अभी मैं सर सेंट्रिसिटी ज्वाइन किया मैंने एज ए एमटी रोल अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर साकेत कुमार। ही इज द टेरिटरी मैनेजर ऑफ बिहार वेलटेक सेंट्रिसिटी वेलटेक पटना रेलवे, पटना एंड बिहार रेलवे। ओके, वेलकम। और ऋतिक जी? प्रणाम सर, मेरा नाम ऋतिक है। मैं एमबीए इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग किया हूँ मंगलमय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा से। अभी रिसेंटली मैंने सेंट्रिसिटी ज्वाइन किया है एज अंडर साकेत सर एज अ रोल ऑफ एआरएम एसोसिएट रिलेशनशिप मैनेजर। वेरी गुड, वेलकम। खान साहब, इन लोगों का परिचय हो गया। अब साकेत जी आप शुरू करें। जी, साकेत जी। हाँ, गुड इवनिंग। तो सर, आज का सेशन मैं बेसिकली यही चाहूंगा कि आज का सेशन जो मेरा होगा वो पिछले सेशन की कंटिन्यूटी होगी। जी। आप लोग उसमें थे ही, आप लोगों ने उस सेशन को देखा होगा। और इन जनरल हम लोगों ने ऑलमोस्ट हमको तो 3 वीक निकल गए हमारे पिछली बात के, 3 से 4 वीक। इस 4 वीक में बहुत कुछ घटा। एक जिस चीज की पूरे वर्ल्ड में अभी चर्चा थी वो था ईरान और यूएस का पीस डील, जो साइन भी हुआ और टूट भी गया एज यूजुअल, जो कि होता है। और करंट सिनेरियो अगर देखेंगे तो मार्केट ने उसका रिएक्शन भी ऑलरेडी दे दिया। अब सबसे बड़ी बात आती है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं जैसे कि हमेशा बोलता हूँ कि मेरा सेशन जब भी होगा ना सर, मैं वो एक वन साइडेड पीपीटी पे नहीं बिलीव करता। पीपीटी में दिखाऊंगा जरूर, बट मैं चाहूंगा कि आपको वहां पे कहीं भी लगे आप बीच में पूछो। तो इन जनरल अगर आप देखोगे, आप सारे लोग अपने अपने फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल करके यहाँ पे हो। आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स भी किए हैं, आप लोगों ने सेविंग्स भी की, और उस जमाने से किए जब सेविंग्स के अलग तरीके हुआ करते थे। जब हम आज बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स की, तो हर किसी के मन में ये सबसे पहला चीज आता है ना, रिटर्न। हम जब भी बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न की। तो सर मैं अभी एक छोटा सा चीज दिखाऊंगा कि हम लोग को अपने इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से रिटर्न बेसिस पे कैलकुलेट करना है और उसके लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस है। पहला चीज वो होगा। दूसरा उसके बाद कि हम इक्विटीज के बियॉन्ड में क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब अगर नॉर्मल इन्वेस्टमेंट की बात करो तो आप लोग इन जनरल जानते हो कि इंडिया में इक्विटीज का ही लोग नाम लेते हैं हर चीज में कि हाँ भाई कुछ नहीं हुआ तो म्यूचुअल फंड ले लो, कुछ नहीं हुआ तो एसआईपी कर लो, कुछ नहीं हुआ तो शेयर्स खरीद लो, या फिर एफडी और जो ट्रेडिशनल है। अब उसके अलावा क्या क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं हम लोगों के पास। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। विजिबल है स्क्रीन पे? यस सर। ओके, सर सबको ये स्क्रीन दिख रहा होगा राइट? स्क्रीन विजिबल है सर सबको? कुमार शर्मा जी वेलकम। यस सर। विजिबल है, विजिबल है। तो सर देखो, इसमें अगर आप देखोगे ना तो ये एक चार्ट दिख रहा है जहां पे कि आपको हरा से लेके लाल तक की जर्नी है। अब ये हरा से लेके लाल तक की जर्नी क्या होती है, ये है आपको रिस्क एपेटाइट अलोंग विद द रिटर्न। तो जब हम बात करते हैं लोएस्ट रिस्क की, तो मेरा सेगमेंट आता है ग्रीन में, जो कि इन जनरल हमारे ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स के जो तरीके होते हैं वो सारी चीजें हैं। अब अगर मैं इसके रिटर्न की बात करूं तो ये क्या रिटर्न दे सकता है, तो वो होता है 5.25 से 6.75 का रेंज में आपको ये सारे फंड्स जो कि डेट के फंड्स है, म्यूचुअल फंड्स को वो रिटर्न देते हैं। एट द सेम टाइम एफडी और सेविंग बैंक अकाउंट 3 to 8% के रेंज में आपको रिटर्न देते हैं। अब जैसे ही हम इस चार्ट में आगे बढ़ते हैं राइट की तरफ, तो आप देखोगे कि मेरा जो है ये कलर चेंज हो रहा है और जो डीप ग्रीन था उससे वो लाइट ग्रीन की तरफ जा रहा है।
हालांकि यहाँ पर अगर रेट मैं देखूंगा तो 6% टू 7.25% है, जिसमें कि ये सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स हो गए, डायनेमिक बॉन्ड्स हो गए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, पीएसयूज बॉन्ड्स हैं, तो सारी बॉन्ड्स वाली चीजें जो यानी फिक्स्ड इनकम जो प्लान होते हैं वो आपको अवेलेबल है। सेम अगर मैं बात करूं इक्विटी की, तो आप देखोगे कि इक्विटी सेगमेंट में आते आते तो इसमें थोड़ा सा रेडियसनेस एंटर हो जाती है। तो इन जनरल अगर हम लोग बोलते हैं कि आपका इसमें एक टेन्योर भी दिया हुआ है, अगर आप देखोगे नीचे में तो हर किसी का एक टेन्योर है, 7 to 12 मंथ्स है आपको लो, जो डेट के लो ड्यूरेशन फंड्स है। एट द सेम टाइम आप अगर द राइट साइड में जाओगे, जो मेरा मैक्स प्रोडक्ट है जो कि 20% तक रिटर्न की बात करता है, वो 3 to 10 ईयर्स का है। अब इन्हीं सब चीजों में आप देखोगे, आप इसमें बहुत सारे अलग अलग नाम आएंगे। आपको डेट एआईएफ दिख रहा है, डेट पीएमएस दिख रहा है, स्मॉल कैप पीएमएस दिख रहा है, ये सारी चीजें इसमें दिख रही है। तो इन जनरल जब हम किसी से बात करने बैठते हैं किसी भी इन्वेस्टर के रूप में, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि मेरे को रिटर्न क्या मिलेगा। अब वो जो रिटर्न मुझे मिल रहा है, उस रिटर्न के लिए मुझे रिस्क क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि जब भी रिटर्न की बात होती है तो रिस्क उससे कहीं ना कहीं एसोसिएटेड होता है। और जो इन जनरल हर किसी के साथ जो दिक्कत ये आती है कि लोग हमेशा रिटर्न की बात करते, रिस्क की बात कभी कोई करता ही नहीं। एट सेंट्रिसिटी हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच को फॉलो करते हैं। हम लोग जहाँ पे ये फॉलो करते हैं कि मेरा पहला पार्ट है रिस्क, क्योंकि हमने एक हार्ड अर्न मनी को हम कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले सिक्योरिटी क्या होती है कि हम देखते हैं कि मेरे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट्स को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये चार्ट था सर, इसी के बेसिस पे मेरा अगला प्रेजेंटेशन है। जैसा कि आज का सेशन का आप लोगों को नाम भी भेजा है अमिताभ जी ने, बियॉन्ड इक्विटीज, कि अगर हम बात करें कि हर कोई इक्विटी की बात करता है तो उस इक्विटी के आगे क्या है। मैं इसको फुल स्क्रीन में कर देता हूं ताकि अभी सर आप लोग जब न्यूज़पेपर खोलते होगे तो सबसे ज्यादा ये सारी न्यूज़ेस दिखती होगी कि ट्रेड डील की बात हो रही है, वॉर की बात हो रही है, क्रूड ऑयल की रेट्स की बात हो रही है, आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व की बात हो रही है, यही सारी चीजें की बात हो रही है। और इसका इम्पैक्ट अगर कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो वो पड़ता है हमारी मार्केट पे। अब एक नॉर्मल सिनेरियो अगर ले ले कि हम इन्वेस्टमेंट की जब बात करते हैं तो हमारे पास जो है, मैं ये पिछले 12 साल की बात कर रहा हूँ, 2014 से लेकर 2026 तक ये सारे ग्लोबल सिनेरियोज हुए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो चाइना स्लो डाउन हुआ तो 2015 में, उसके बाद डिमोनेटाइजेशन आई थी 2016 में, फिर जीएसटी लॉन्च हुआ 2018 में, फिर आईएलएफ डिफॉल्ट की थी 2019 में, फिर 2019 में मोदी जी का रीइलेक्शन हुआ, फिर कोविड का क्रैश आया 2020 में, उसी के बाद फिर वैक्सीन रैली हुई, हमने बुल रन देखा जहां पे हम 52,000 के मार्केट को टच किया, और वहां से शुरू हुआ एक वॉर का सीजन। अब अगर आप देखोगे 2022 से रसिया यूक्रेन वॉर चल रही है, उसके बाद से एफबीआई ने भी रेट हाइक किया, फेड ने भी रेट हाइक किया, क्योंकि इस टर्म से पहले अगर आप बात करोगे अपने एफडीज की तो उसका रेट कहीं ना कहीं 4.5 से 5% के बीच में पड़ा हुआ था। बट ये सिनेरियो 2022 के बाद जो है हमने एफडी के रेट में हाई देखा, क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो जो है वो डिफरेंट था। फिर हमने देखा कि सितंबर 2024 में जो है सेंसेक्स ने पीक किया, यानी कि 85,000 पॉइंट को टच किया, और हर कोई कहने लगा कि बाय दिसंबर 2024 मार्केट विल टच 1 लाख। और आज उस बात को बोले हुए ऑलमोस्ट 2 साल होने को आ गए और मार्केट आज भी 85,000 के नीचे है। सेम वही कंडीशन अगर आप देखोगे फ्लैट ट्रैजेक्टरी में, तो 2000 से लेके 2026 के बीच में मार्केट की ये ट्रैजेक्टरी है। अगर आप देखोगे इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स है, बट अगर मैं कंपेयर करूं 2000 से या किसी भी 10 साल के टाइम फ्रेम से, तो आप देखोगे मार्केट जो है हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही गया है। इस सारे सिनेरियो को अगर मैं बात करूं ट्रेंड पे, अगर इंडेक्स की बात करूं, कोई भी मार्केट क्रैश जब होता है तो ये है सब। पहला अगर मैं ले लेता हूं 2006 में जो है मार्केट ने एक हाई बनाया था, अपना पीक बनाया था, उसके बाद जो है मार्केट करेक्शन हुआ 30% का। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पीक आया दैट इज 1.59 ईयर्स, मतलब कि 1.5 साल का टाइम लगा मार्केट को फिर से पीक करने में, और उस 1.5 साल में मार्केट ने 141% का रिटर्न दिया। सेम थिंग हमने एक अगला क्रैश देखा जो कि 2008 में आया था, वहां से फिर जो है 2009 तक चला वो क्रैश, 61% का मार्केट ने करेक्शन लिया, और उसके बाद अगला जो पीक आया था वो 2010 में आया। यहां भी मार्केट देखोगे तो 1.7 ईयर्स में 152% का रिटर्न दिया। ये सारे सिनेरियो अगर देखोगे आप, करंट सिनेरियो की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अभी करंट टाइम में अगर मार्केट ने पीक किया था, जो कि मैंने बोला था कि सितंबर 2024 में, अभी ये 25 तक का डेटा है, बट मैं अगर आज के भी डेट को ले लूं तो मार्केट यहीं पे खड़ी है और इसी रेंज पे है।
अब नेक्स्ट पीक डेट कब आएगा ये तो टाइम विल टेल। तब तक क्या करेंगे हम लोग, ये सारे मैं इस पे इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अब आते हैं कि हमारा करंट सिनेरियो जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो कहाँ खड़ा है। अगर मैं क्रेडिट और कंजम्पशन की बात करूं तो हमारी क्रेडिट और कंजम्पशन बहुत ही अच्छे रूप में है। हमारी बैलेंस शीट जो है वो रिलेटिवली जो है प्रॉपर क्लीन है। अगर मैं स्ट्रक्चर रिफॉर्म की बात करूं तो बहुत सारे जो इसमें पीएलआई इंसेंटिव्स आप देख सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग हो रही है, हमारी डिजिटल इकोनॉमी ऑलरेडी 30 लाख करोड़ के पार हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शंस। कॉर्पोरेट टैक्स जो है रैशनलाइज हुआ जिससे हमारा कॉर्पोरेट टैक्स और जीएसटी कलेक्शंस भी बढ़े हैं। स्ट्रांग अगर मैं एक्सटर्नल बैलेंसेस की बात करूं तो आप देखोगे हमारा फॉरेक्स रिजर्व ऑल टाइम हाई पे 2025 दिसंबर में पहुंचा था और आज भी हमारा करंट अकाउंट जो है इस मैटर पे सरप्लस पे खड़ा है। इन्फ्लेशन की बात करूं तो करंट इन्फ्लेशन अगर मैं इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बोलूं तो वो लो पे ही है। 2 to 6% का जो उसने टारगेट रखा हुआ है आज भी वो उसके 2% नीचे हेल्दी बैठा हुआ है। ग्रोथ की बात करूं तो हम लोग 7% की ग्रोथ पे ऑलरेडी हैं और एक्सपेक्टेड ग्रोथ लाइन जो है वो 8% का है। अगर ये ग्लोबल सिनेरियो सही हुआ तो, अगर नहीं भी होता तो भी हम लोग के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होंगे इमर्जिंग मार्केट में। अब आते हैं कि अगर ये सारी चीजें अच्छी तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज होता है कि हमारी कंट्री जो है वो अभी भी जो है कंटिन्यूअस ग्रोथ की तरफ देख रही है बट साथ में कॉशंस रख के। तो इसलिए आप देखोगे कि हमारे अभी भी जो रेट कट्स हुए हैं वो उतने तेजी से नहीं हुए जितना बाकी कंट्रीज ने रेट कट किया था। आज भी हमारा रेट जो आईआरआर है वो उसी लेवल पे रेपो रेट्स वगैरह अटके हुए हैं। वो पिछले 2 बार जो रेट कट्स आए उसके बाद फिर से कोई नया रेट कट नहीं हो रहा और वो न्यूट्रल स्टैंस के साथ बैठी हुई है। अगर मैं देखूंगा क्वालिटी और डाइवर्सिफिकेशन की मैं अगर बात करूं तो हमारा लार्ज कैप आज की डेट में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट था टिल जनवरी, बट उसके बाद से हम देख रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप में एक ग्रोथ आ रही है। डेट मार्केट आज भी बहुत ही अट्रैक्टिव बना हुआ है। अगर आप देखोगे हमारा 10 ईयर यील्ड जो है वो 7.2 के आसपास का खड़ा है, यानी कि आप समझ सकते हो जीसेक अगर 7.2 का यील्ड दे रहा है तो उससे अच्छा आज की डेट में कोई भी सोवरेन रेटिंग में कुछ और नहीं मिलता है। दूसरा चीज होता है कि हम लोग ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन की ओर देख सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो इंडियन मार्केट पिछले 2 साल से परफॉर्म नहीं कर रही है, बट एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे तो हमारी जो बाकी जो कंपनीज है वो अच्छे रिटर्न दे रहे हैं। तो इसलिए इसमें सबसे बड़ी होती है कि हम क्या अप्रोच यूज करें। तो आंसर इज एसेट एलोकेशन। अब ये एसेट एलोकेशन की बात हर कोई करता है, हमने सुना भी बहुत किसी से होगा कि एसेट एलोकेशन। अब ये होता क्या है, इसको हम कैसे जज करेंगे कि मेरा एसेट एलोकेशन होना कैसे चाहिए। तो एसेट एलोकेशन का सबसे बेसिक जो फंडा है सर वो होता है 100 माइनस योर एज। जो भी आता है दैट इज योर इक्विटी एलोकेशन। उससे ज्यादा आप इक्विटी में एलोकेट मत करो। तो सपोज इन माय केस इफ आई एम 39 ईयर ओल्ड तो 100 माइनस 39 करता हूं तो यानी कि मेरे पोर्टफोलियो में 61% का एक हेल्दी इक्विटी में रख सकता हूं। बाकी पार्ट को मैं एसोसिएटेड जो है डाइवर्सिफाई कर सकता हूं आइदर डेट और लिक्विडिटी फंड्स में, जो कि मेरे एज के हिसाब से। इसी तरह अगर आप लोग भी चाहो तो बिना किसी फाइनेंशियल गाइडेंस के भी आप लोग इतना बेसिक तो कर सकते हो कि आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी कितना होना चाहिए ये आप जान सकते हो। सिंपल सा फंडा है कि आप 100 माइनस उसमें से अपनी एज कर दो, दैट इज योर इक्विटी क्राइटेरिया। उससे ज्यादा आपको इक्विटी नहीं रखना है अपने पोर्टफोलियो में। अब आता है फाइनेंशियल क्राइसिस की अगर मैं बात करूं और उसके बाद मार्केट एलोकेशंस कैसा हुआ। अगर मैं देखूंगा 2008 के सिनेरियो में तो मार्केट जो है फेल किया 50 to 60%। बैलेंस पोर्टफोलियो जहां पे कि जो कि हम पीछे बता रहे थे कि आपका इक्विटी और डेट जहां पे 25 to 30 का रेशियो में था वो 15 से 25% ही किया। तो अगर मैं देखूंगा कि इक्विटी ओनली रिकवरी जो हुआ तो वो 4 से 6 साल में हुआ और एक एसेट एलोकेशन वाले का टाइम 2 से 3 साल में हो गया। मैं इसको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। सपोज मैं और ऋतिक और आदित्य 3 दोस्त हैं, तीनों ने इन्वेस्टमेंट किया मार्केट में। अब ऋतिक ने क्या किया, 100 रुपए अपने इक्विटी में डाल दिया। आदित्य ने बोला नहीं मैं 80-20 डालूंगा कि मैं 80 रुपए जो इक्विटी में डालूंगा, 20 रुपए जो मैं डेट में डालूंगा। और मैं बोला कि नहीं मैं तीनों में डालूंगा, यानी कि मैं अपने एज के हिसाब से 60% इक्विटी में, मैंने 20% जो है डेट में डाला और 20% मैंने कमोडिटीज में डाला। तो इसमें जब रिकवरी होती है मार्केट, जब मार्केट गिरा उस सिनेरियो में क्या हुआ कि आदित्य जो है का जो पोर्टफोलियो था वो 15 से 25, मेरा और आदित्य का 15 से 25% के आसपास गिरा, जबकि उसी टाइम पे ऋतिक का पोर्टफोलियो 60% के आसपास गिरा। अब जब मार्केट रिकवर करना शुरू की तो मेरे और आदित्य की पोर्टफोलियो रिकवरी जो है वो 2 से 3 साल में हो गई, बट ऋतिक की पोर्टफोलियो को रिकवर करने में 4 से 6 साल का टाइम लग गया क्योंकि उसका प्योर जो इक्विटी ओरिएंटेड था।
तो हमेशा जब भी हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो एसेट एलोकेशन आपको 25 to 40% का जो है आपको अपर हैंड प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ कोई भी मार्केट क्रैश के सिनेरियो में। अब अगर मैं वही चीज कंपेयर करूं कि अर्निंग ड्राइव क्या है सेंसेक्स की, तो अगर आप देखोगे ईपीएस का जो ग्रोथ है वो 10 to 12% का रहा है 19 से 22 में, 22 से 24 में वो जो है 24% का रहा, 24 से 25 में मार्केट ने सिर्फ 2 से 6% का ग्रोथ दिया। अगर 26 की मैं अभी तक बात करूं तो मोटा मोटी 6% के आसपास का जो एक सेगमेंट ऊपर है, बट मार्केट अभी भी फ्लैटिश ही है, यहाँ पे भी ग्रोथ नहीं मिला। तो क्या मार्केट हमेशा जो है इसी तरीके से होगा? तो सबसे बड़ी चीज होती है कि हमने जो देखा पिछले 2000 से लेकर 2026 तक का ग्राफ, ये मार्केट अप्स एंड डाउन्स आया है, मार्केट में फ्लैटिश पॉइंट भी आया है, बट वो जो होता है एक सिनेरियो के बाद हमने देखा है कि वो अपसाइड मूवमेंट होता है। अच्छा साकेत कुमार जी, एक चीज खाली बताइए कि मतलब जैसे अभी के समय में हम लोगों को इक्विटी में कितना पैसा लगाना चाहिए, और दूसरा क्या फिक्स डिपॉजिट में कितना लगाना चाहिए लेमैन, और या प्रॉपर्टी खरीदने में लगाना चाहिए। तो इस संबंध में एक रेडीमेड लेमैन का आइडिया क्या होना चाहिए, और हाँ, और दूसरा ये म्यूचुअल फंड और फिक्स डिपॉजिट ये सब में एक लेमैन कैसे इसको थिंकिंग करेगा, इसको समझा दीजिए। उसको भी आ रहा हूँ। तो अब अगर आप देखोगे तो ये सेंसेक्स और उसकी अर्निंग की कोरिलेशन, मैं इस पे नहीं जाऊंगा उतना ज्यादा, मैं आता हूँ बेसिक चीजों पे। अब होता है सबसे बड़ा चीज कि हमारे पास ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या क्या है। अगर आप देखोगे तो इंडियन मार्केट जो है आज की डेट में फ्लैट चल रही है, फ्लैट टू नेगेटिव है, बट बाकी ग्लोबल मार्केट जो है वो अपसाइड में है। अगर मैं यूएस की बात करूं तो 50% के आसपास का रिटर्न है, अगर मैं कोरिया की बात करूं तो 76 to 80% के आसपास का रिटर्न है पिछले एक साल में। एट द सेम टाइम हमारी मार्केट नेगेटिव 4% पे खड़ी थी। अभी सर आपने जो बोला कि एज ए लेमैन हमको क्या करना चाहिए, तो एज ए लेमैन जो अगर मैं बात करूं क्या करना चाहिए, तो उसमें सबसे पहले चीज आती है कि हमको इन्वेस्टमेंट कहां और कैसे कैसे करना है। अभी सर मैं इसको थोड़ा सा रोकूंगा और मैं आता हूं आपको नॉर्मल सर। देखो सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि हम एज ए लेमैन जब भी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि आपको इक्विटीज में अगर आप अपने लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, देखो इन्वेस्टमेंट के दो तरीके होते हैं। एक होता है जैसे मैं हूं, मैं अगर इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं एक अपने लिए इन्वेस्ट करूंगा जो कि मेरी रिटायरमेंट की प्लान होगी, या फिर हो सकता है मेरा कोई फ्यूचर गोल होगा। दूसरा हो सकता है कि मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं। तो दोनों का जो होता है ना इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव अलग होता है। आप दोनों को एक पर्सपेक्टिव में रख के इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। अगर किसी भी पर्सन को जब इक्विटी की बात आती है, तो जो कि मैंने पहले भी बोला कि एज ए लेमैन आपको कुछ नहीं करना है, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के पास भी नहीं जाना है। आपको सबसे पहला काम करना है अपने एज को 100 से माइनस कर दो, जो बचता है दैट इज योर इक्विटी इन्वेस्टमेंट। अब इक्विटी क्या हो सकता है, तो आप या तो डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दो, जो कि मैं मना करूंगा क्योंकि आपके पास फिर वो एक्सपर्टीज नहीं होगी। आप स्टॉक कैसे सेलेक्ट करो, कौन सा स्टॉक्स आपके लिए सही है, कौन सा नहीं है। तो आप जो है कोशिश करो कि उसको म्यूचुअल फंड रूट से जाए। अब म्यूचुअल फंड रूट से जाएंगे तो कैसे जा सकते हैं म्यूचुअल फंड रूट से? आप प्योरली इक्विटी में डाल दो म्यूचुअल फंड में, वहां पे बहुत सारे स्कीम्स हैं आपके लिए। मिड टर्म है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप, किस तरह के स्टॉक्स अच्छे होंगे। तो सबसे बड़ी चीज होती है कि जब आप एक एल्डर एज पर्सन हो, आपको अब चाहिए कि मेरा प्रिंसिपल ज्यादा रेट नहीं हो इक्विटी में होने के बाद भी, तो आपका सबसे पहला गोल होना चाहिए कि मुझे लार्ज कैप स्टॉक्स में ही जाना है। क्योंकि लार्ज कैप क्या होगा कि आपको बहुत ज्यादा वो मल्टीफोल्ड रिटर्न नहीं देगा, बट वो आपको एक हेल्दी रिटर्न देगा इफ इन अ गुड मार्केट। तो अगर मैं एक नॉर्मल एग्जांपल ले लूं, अमिताभ जी मैं आपसे शुरू करता हूं, मैं आपके पे ही एग्जांपल दूंगा। सर आपके एज में आप अपने 100 में से अपने एज को माइनस करो, सर कितना आएगा? मेरे 100 minus 72 28 28। तो सर आपके ये ना जो इक्विटी का होना चाहिए रेंज दैट शुड बी 25 to 30%।
25 to 30, हाँ। आपके पोर्टफोलियो में 25 से 30% से ज्यादा इक्विटी नहीं होनी चाहिए। अच्छा। अब ये है, ये थी आपके लिए, बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे अपने बच्चे के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसका अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हो तो उसमें अब भी आप वही काम करोगे। आप 100 उसकी एज करोगे तो उसको, और वो अमाउंट आप वहाँ पे 15% इक्विटी में डाल सकते हो। अब आप इक्विटी के अलावा क्या होना चाहिए? 28 तो मैंने डाल दिया इक्विटी में, बाकी 72 को क्या करें? तो जैसा कि मैंने लास्ट टाइम पे भी बोला था कि हमेशा आपको 20% अमाउंट जो होगा आपकी टोटल सेविंग्स का, दैट शुड बी इन इमरजेंसी फंड। अब ये इमरजेंसी फंड क्या होता है कि आपको कभी भी उस पैसे की जरूरत पड़ सकती है। तो उसके लिए दो तरीका है, या तो आप जो है उसको अपने बैंक में रखो, या फिर आप जो उसको एक एफडी में रख दो, जो कि आप कभी भी तोड़ के निकाल सकते हो। अब उसमें भी आपको एफडी में भी ये देखना कि एफडी में सीनियर सिटीजन फंड का स्कीम का बेनिफिट लो, जिस भी एफडी में आप कर रहे हो। अभी करंटली अगर आप देखोगे तो एफडी में बैंक एफडी जो आपको देते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 7 देते हैं, जो पहले से लिया है उनको 7.5 तक मिल रहा है। उसके अलावा अगर आप चाहोगे तो आपके पास ऑप्शंस है, लाइक कॉर्पोरेट एफडी जहां पे स्श्रीराम है, एलआईसी है, बजाज है, पीएनबी हाउसिंग्स है, ये लोग भी है जो कि सोवरेन रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो इनकी भी सोवरेन रेटिंग AA+ से लेकर AAA तक की है। तो इन जनरल अगर आप देखोगे तो जो गारंटी बैंक की एफडीज की वही गारंटी इनके भी एफडीज की है। बट यहाँ पे आपको क्या होगा कि यहाँ पे आपको 0.5% से लेके 0.75% तक का ज्यादा यील्ड मिल जाएगा। तो सीधी सी बात है कि आप अगर मंथली किसी चीज पे जो है 7% कमा रहे थे तो वहां पे आपको यही 8% के आसपास का यील्ड बना के दे देगा। तो 20% फंड हमेशा आपका उसमें होना चाहिए। रिमेनिंग बचती है आपकी फिर से जो है 52% का फंड। अब ये 52% फंड में आपको आप इसको दो तरीके से बांट सकते हो, जिसमें कि आपका 20% जो है आप कमोडिटीज में डालो। कमोडिटीज क्या होता है? जनरली गोल्ड और सिल्वर। इसके अलावा अपने पास कोई भी ट्रेडेबल कमोडिटीज जो है फॉर रिटेल इन्वेस्टर अवेलेबल नहीं है। तो आप उस दोनों में से कहीं भी आप 20% को एलोकेट कर सकते हो। अब गोल्ड और सिल्वर के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्ट जो है जाके ईटीएफ्स खरीद लो। मार्केट में बहुत सारे ट्रेडेबल ईटीएफ्स हैं जिसको कि आप खरीद के रख सकते हो। और मैं हम अपने सारे कस्टमर्स को बोलते जो भी आते हैं कि भाई अगर आप बच्चे की शादी करनी है ना तो कभी भी गहना खरीद के घर पे मत रखो, क्योंकि अगर आप एक गहना खरीदते हो तो उसमें पहले खरीदने टाइम आप 20 से 40% का मेकिंग चार्ज देते हो। फिर जब आप उसको तुड़वा के नया डिजाइन बनवाने जाते हो तो वहां भी आपको 20 से 40% का मेकिंग चार्ज और इंप्योरिटीज का कट होता है। तो ओवरऑल आपका प्राइस एप्रिशिएट होने के बाद भी आप नुकसान में ही रहते हो। तो अगर आपको गहना खरीदना है तो आप बैंक से सर्टिफाइड, किसी भी ज्वेलर्स से नहीं, बैंक से सर्टिफाइड अगर आप चाहो तो आप बैंक कॉइन्स खरीदो या बैंक बिस्किट खरीदो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, ई गोल्ड जिसको कि हम बोलते हैं गोल्ड ईटीएफ्स, आप या गोल्ड बीज के नाम से भी बहुत फेमस है वो, आप वो थोड़ा थोड़ा मात्रा में आप अपने अकाउंट में खरीद के रख सकते हो। अप टू 1 kg जो है आप जब खरीद लेते हो तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो एज ए गोल्ड बार में। तो उससे पहले अगर चाहो तो आप नॉर्मल खरीदो। उसमें क्या होता है कि आपको ये मेकिंग चार्ज का झमेला नहीं है। आपको जब भी सपोज आज मुझे किसी काम के लिए गोल्ड लेना है, सपोज मेरी बेटी 4 साल की, अगर मैं उसकी शादी के लिए ले रहा हूँ, मुझे 20 साल बाद जरूरत है, मैंने आज से खरीदना शुरू किया, मैं गोल्ड बीज खरीदते जा रहा हूँ, 20 साल तक मैंने गोल्ड बीज खरीदा। अब जब मैं गोल्ड बीज बेचने जाऊंगा तो सीधी सी बात है, मार्केट में जो ट्रेडेबल रेट होगा मैं उसको बेच के निकल जाऊंगा। मुझे कहीं भी ना मेकिंग चार्ज का नुकसान होगा, ना ही मुझे इम्प्योरिटीज का कोई चक्कर होगा। इन जनरल आप जाओगे तो आज की डेट में सबसे बड़ा फ्रॉड मार्केट में क्या चल रहा है, किसी भी ज्वेलर्स के पास आप जाओ, वो आपको 22 कैरेट बोल के 20 कैरेट का माल चिपका देगा और आपके पास वेरीफाई करने का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप उसके हॉलमार्क में बिलीव करते हो और आपको यकीन नहीं होगा कि बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं जहां पे कि अब हॉलमार्क भी फेक बन रहा है। तो अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट पर्पस से लेना है, खरीदने के लिए लेना तो अलग बात है। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस से गोल्ड में कुछ भी करना चाह रहे हो तो ई गोल्ड में ही जाओ, आप नॉर्मल गोल्ड में इन्वेस्ट मत करो। तो ये आपके पैसे को बचाएगा। उसके बाद जो रिमेनिंग 30% बचती है वो आप जो है किसी भी हाई यील्ड एनसीडीज में डालो। अब ये एनसीडीज के ऑप्शंस क्या क्या होते हैं वो मैं आपको आगे भी बताऊंगा। एक सेकंड, मैं अपना फिर से आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो नुआमा का बता रहा था, नुआमा के वो लोग बता रहे थे कि फिक्स डिपॉजिट 3 साल में डबल हो जाएंगे या 27% का इंटरेस्ट देंगे, ये क्या चीज है? और वो बता रही थी कि मतलब हो सकता है कि 3 साल में आपका पैसा 5 लाख लगाए तो मतलब 10 लाख हो जाए, वो 3 साल में कोई नहीं देगा, अदरवाइज 27% का गारंटीड इंटरेस्ट देगा। ये क्या चीज है?
सर ये एक मार्केट लिंक डिवेंचर्स होता है। मार्केट लिंक डिवेंचर्स क्या है? दिस इज अ फॉर्म ऑफ डेट प्रोडक्ट ओनली। इसमें क्या है कि ये आपके मार्केट से लिंक कर दिया गया है, यहाँ पे कि बेसिकली आपको 6% का आपको वो CAGR दे रहा है। 3.5 ईयर का टोटल फंड है, इसलिए 22% का उसको बोला जाता है कि 22% आपको बन के आएगा गारंटेड। अब उसमें जो दूसरा पार्ट होता है वो पार्ट होता है आपका मार्केट से लिंक, कि मार्केट जो भी रिटर्न देगा उसका 1.5x जो वो आपको रिटर्न देगा। अगर सपोज मार्केट 3 साल में 20% रिटर्न दे रही है तो ये आपको जो 30% का रिटर्न देगा। तो अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया है तो 1,30,000 रुपए मिलेगा, लेकिन 22,000 रुपए। तो इस यही सिनेरियो है कि मार्केट जो और रिटर्न देगा वो कैसे बोल रहा है कि ये 3 साल में डबल भी हो सकता है? वो टोटली मार्केट से लिंक है सर ना। अगर मार्केट मान लिया, मार्केट अगर मान हाँ, लिया तो इसकी तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि 3 साल में डबल हो जाए। सर, अभी करंट सिनेरियो में तो नहीं है। अब ये बात देखिए, ये बात आप बहुत अच्छा बोलते हैं। अच्छा, नंबर 1 तो उसमें गारंटीड और 27% जरूर दे देगा, ऐसा बोल रहे हैं। पार्ट जो है उसका 6% का जो उनका गारंटीड है पर एनम का, वो आपको मिल जाएगा विद प्रिंसिपल सिक्योरिटी। वो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए है जो कि थोड़ा सा इवॉल्व है, जो मार्केट में डायरेक्ट नहीं घुसना चाहते हैं बट चाहते हैं कि मेरा प्रिंसिपल सेफ है। तो अब यहाँ पे उसमें ये बेनिफिट मिल जा रहा है आपको कि आपका प्रिंसिपल सेफ है, प्रिंसिपल की गारंटी है, प्लस आपको 6% पर एनम का इंटरेस्ट का गारंटी है। ये दो गारंटी 6% पर एनम। तो ये 27% आफ्टर 3 इयर्स, ये कैसा बता रहे हैं? 3 इयर्स नहीं है सर, वो एक्चुअल में 42 मंथ्स का है, मतलब 42 मंथ्स। हाँ, 42 मंथ्स तो 27% बन जाएगा उसका सर 22.5 होता है, 1,22,500 रुपए। 1,22,500। ये देखिए एकदम क्लियर हो गया, 1,22,500 आफ्टर 3 इयर्स होगा। 3.5 ईयर्स। 3.5 42 बरस। हाँ, ये इसके लिए वो बहुत कंपेल कर रही है कमल जी। नहीं सर, इसमें मैं बोला कि अगर मार्केट में आप लेना चाहो तो वो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है सर। अच्छा, हाँ, तो फिर बहुत सारे ऐसे, जैसे पहले वाले सारे फंड वगैरह कुछ थे, माने जो कुछ कंपनी ने इशू किए थे जो बाद में इरिकवरेबल हो गया था कुछ दिन पहले ही। तो उस तरह का खतरा इसमें तो नहीं होगा? सर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें देखिए इन जनरल जो होता है ना, आप जब भी इस तरह की इन्वेस्टमेंट में जाओ तो दैट शुड बी नॉट मोर देन 5% ऑफ योर टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। अच्छा, क्योंकि आप क्या है कि आपको अपनी एज को भी देखना है। अगर मैं बोल रहा हूँ आपको 28% इक्विटी में जाना है और एमएलडी जो है वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट इक्विटी से लिंक हो जाता है, तो आपको उसी 28% में इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। इसको सेपरेट लेके नहीं जाना है उसमें। और इंश्योरेंस वगैरह में जो आजकल बहुत सा चला हुआ उसमें तो देखो इंश्योरेंस वगैरह में अगर मैं इंजीनियर बोलूँ तो अभी अब आप लोग की एज पे ना इंश्योरेंस आपके नाम पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब उसमें क्या होता है, इंश्योरेंस का एक एज फैक्टर ये बेनिफिट होता है कि आप आज बैठे ये उनके लिए जिनको भी चाहिए कि मुझे ज्यादा रिटर्न नहीं चाहिए, मुझे वो बैंक एफडी वाला 5 से 6% का रिटर्न चलेगा, बट मैं आज ही बैठे अगले 30 से 40 साल का लॉक इन कर लेता हूँ इंटरेस्ट। अगर कोई नया आदमी इंश्योरेंस करना चाहता है तो उसके लिए यही हमारा रिकमेंडेशन होता है कि आपके पार्ट का जो कि ये जो 32% बच रहे हैं ना, उसमें से आप जो है 10% निकाल के उसमें डालो। बट वो इंश्योरेंस लेने से पहले आपके पास हेल्थ और टर्म होना चाहिए। डायरेक्ट आप जो है लाइफ इंश्योरेंस लो, उससे पहले हेल्थ और टर्म आपके पास होना चाहिए। इंडिया में इंश्योरेंस जब आया था तो एक्चुअली क्या था, इंश्योरेंस का नॉर्मल देखोगे इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस मतलब कि आपके लाइफ के और आपकी लायबिलिटीज को कवर करने के लिए एक प्रोडक्ट। बट जब इंडिया में आया तो इंडिया में कोई भी इसमें लोग इसलिए नहीं जा रहे थे भाई इसमें पैसा दे रहे हैं, अगर हम नहीं मरे तो मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा, अगर हम बीमार नहीं हुए तो मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए क्या हुआ कि उसमें इंश्योरेंस के साथ एक सेविंग स्कीम्स को ऐड कर दिया गया। तो अगर आप देखोगे तो वो सेविंग स्कीम्स कुछ नहीं है। अगर मैं नॉर्मल बोलूं तो आज की डेट में कोई भी इंश्योरेंस का IRR जो होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज नॉट मोर देन 6.5%। तो अगर किसी को अपने सेविंग्स पार्ट को डाइवर्ट करना है विद सम सॉर्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, अगर आप मान लो कि आज की डेट में अगर आप 1 लाख की कोई पॉलिसी पे करते हो हर साल, तो आपको लाइफ कवर मिल रही है 10 लाख रुपए की। तो हम लोग जनरली बोलते हैं कि आप कभी भी अगर लाइफ इंश्योरेंस भी ले रहे हो तो आप इसलिए मतलब कि सिर्फ कोई बोल दिया कि अच्छा है और आपको इतना रुपए हर साल मिलेगा, मतलब
आप ये देखो कि एटलीस्ट उसको लेने से मेरा एक काम, अगर मैं ना रहूं तो कम से कम एक काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और मैं कभी भी ये बोलता हूँ ना कि 5 लाख से नीचे का तो जो है ना, थोड़ा सा सॉरी मैं ये वर्ड यूज करता हूँ अपने क्लाइंट्स के पास भी, कि सर ये जो 50,000 रुपए का आप इंश्योरेंस लेते हो ना एनुअली, इसमें जो है आपके श्राद्ध का बोझ भी नहीं होगा, क्योंकि उस कवर में 5 लाख रुपए का आपको कवर मिलता है। उस 5 लाख रुपए से क्या मिलेगा ये बताओ। आज की डेट में अगर मैं नॉर्मल बात करूं कि आप अगर एक घर की मरम्मत करवाने जाओ या रिनोवेशन करवाने जाओ ना, तो वहां भी 10 से 15 लाख रुपए का खर्च लगता है। तो इंश्योरेंस कभी भी आप लाख रुपए से कम का तो लेना ही मत, अगर किसी को भी लेना हो तो। लाइफ तो इन जनरल हम लोग पहले भी बोलते कि लाइफ होना ही नहीं चाहिए इंश्योरेंस। आपको सेविंग करना हो, आप एफडी कर लो। पहला प्रायोरिटी आपका होना चाहिए हेल्थ और टर्म, ये दो हो गया, आप सिक्योर हो। ज्यादा सिक्योर होना है, आप हाउस इंश्योरेंस ले लो। आज के डेट में हाउस इंश्योरेंस अवेलेबल है, आज के डेट में आपका ट्रेवल इंश्योरेंस अवेलेबल है। आप कहीं भी जा रहे हो, क्या होता है अगर आप नॉर्मल रेलवे का टिकट अगर कटाते हो, देखते हो 59 पैसे लगते हैं आपके रेलवे के टिकट में वो इंश्योरेंस ऐड करने के लिए। उस 59 पैसे के बदले क्या मिलता है आपको? 2 लाख का कवर है। इनकेस कोई मिस हैपनिंग होती है तो 2 लाख का आपको वहां कवर मिल जा रही है। लोग अब सोचते हैं यार उसमें जनरली मैं देखा लोग उसको टिक नहीं करते, हटा देते हैं। अगर आप एयर ट्रेवल कर रहे हो वहां पे 129 रुपए का लगता है। ये छोटी छोटी चीजें जो हम अपने डेली यूज में कहीं ना कहीं खर्च कर देते हैं। आप अगर देखोगे कि बाहर के देशों में जो इंश्योरेंस का मतलब है ना, उनका हर चीज इंश्योर्ड होता है, उनको किसी चीज का टेंशन नहीं है। इसलिए वो लोग जो सेविंग्स के बारे में सोचते भी नहीं, वो यही सोच के चलते मुझे कुछ भी होगा मेरा ये पार्ट इंश्योर्ड है, मेरा इंश्योरेंस कंपनी देख लेगा। तो इसलिए इंश्योरेंस में सर बहुत सारी चीजें होती है जो कि मिस सेलिंग होती है, लोग आपको सही से नहीं बताएंगे। अभी सर मैं एक बार फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। बिपिन मैम वेलकम। बिपिन जी आई हैं। बिपिन जी का स्वागत। हाँ नमस्ते। प्रणाम सर, सबको प्रणाम। हरिओम हरिओम। विजुअल है सर, प्रत्येक विजुअल है, एकदम विजुअल है। यस सर विजिबल है। तो सर मैं अभी आता हूँ इसी चीज पे कि अगर एफडी के ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। इन जनरल अगर हम लोग एफडी कर रहे हैं आज के रेट में तो 6 to 6.5% के आसपास का रेट मिल रहा है। अभी ये एक श्रीराम एफडी है जो आज के डेट में ट्रिपल ए रेटिंग है। मतलब कि सीधी सी बात है कि एसबीआई बैंक की एफडी का जो गारंटी है वही गारंटी आज के डेट में श्रीराम एफडी का भी है। पिछले 28 सालों से एक सिंगल पैसे का भी इसका डिफॉल्ट नहीं है, और इसीलिए अभी इसको रिसेंटली जो है मिल गया है ट्रिपल ए रेटिंग। ये रेट्स चूंकि पुराने हैं, क्योंकि ये मेरा जो है लास्ट अब 8 मई का ही अपडेटेड फाइल था। अब ये जो 7.75 आप लोग देख रहे हो ये अब हो चुका है 8% का सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो 5 साल से ज्यादा का कोई भी, अगर 3 साल से लेके 5 साल वाला कोई भी अगर एफडी करने जा रहा है तो उसको मोटा मोटी 8% का सीनियर सिटीजन को मिल जाता है। अब इसमें जो नॉर्मल बेनिफिट होता है कि लोन अगेंस्ट आपको एफडी भी मिल जाती है, फ्लेक्सिबल टेन्योर आपके पास मिल गया, इन्वेस्टमेंट रेट अलग अलग से मिलते हैं। इसमें 2 चीज होता है, एक तो अगर कोई सीनियर सिटीजन और अगर वुमेन है तो उसको एडिशनल 55 पैसे का उसको इंटरेस्ट एडिशनल हो जाता है। जो नॉर्मल इंटरेस्ट होता है उससे 55% का। अगर पे आउट की बात करो तो उसमें आपको मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और ईयरली ये चारों होती है। साथ में मैच्योरिटी के साथ भी अगर कोई वन टाइम लेना चाहे तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल होता है। ये तो मैच्योरिटी वाली। अब आते हैं बॉन्ड्स की बात। अब जैसा कि इन जनरल देखोगे कि बहुत सारे आपको हाई यील्ड बॉन्ड्स अवेलेबल है मार्केट में। अब जब भी आप बॉन्ड्स होते हैं तो बॉन्ड्स में 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड, एक होता है अनसिक्योर्ड। तो इन जनरल अगर आप देखोगे तो मार्केट में अगर कोई आपको बॉन्ड बेचने मिल रहा है और वो बोल रहा है कि मैं आपको 13%, 15% दे रहा हूं, तो आप सबसे पहला क्वेश्चन उससे करो कि वो बॉन्ड सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है। ये दोनों बॉन्ड क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जनरली क्या होता है कि हम लोग लोन जब लेने जाते हैं तो हम लोग 2 टाइप के लोन अवेलेबल होते हैं। एक होता है हमारा नॉर्मल लोन जिसपे कि कोई हम मॉर्गेज नहीं करते हैं, दूसरा होता है मॉर्गेज लोन जहाँ पे कि हमको कोई ना कोई प्रॉपर्टी रखनी पड़ती है जिसके अगेंस्ट हमको लोन मिलता है। तो सेम चीज जो है बॉन्ड के भी कॉन्सेप्ट में है। बॉन्ड में भी 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक सिक्योर्ड और एक अनसिक्योर्ड। ये सारे बॉन्ड्स जो है ये सारे बॉन्ड सिक्योर्ड है जो कि हेज किया हुआ है 133% ऑफ टोटल बॉन्ड इश्यूड की। तो इसमें क्या होती है कि आपको सेबी
जब भी कोई कंपनी बॉन्ड लेने जाती है तो उसको एक ट्रस्ट बनाना पड़ता है। उस ट्रस्ट के पास जो होता है उसको जितने का वो बॉन्ड लेने जा रहा है, सपोज कि कोई कंपनी 100 करोड़ की बॉन्ड इश्यू कर रही है, तो उसको 133 करोड़ की प्रॉपर्टी हेज करनी होगी उस ट्रस्ट के पास, तभी जाके वो नया बॉन्ड मार्केट में ला सकता है। तो इसमें क्या होता है कि अब नॉर्मली हर किसी के मन में तो प्राइवेट कंपनी है भाग जाएगी या प्राइवेट कंपनी है डूब जाएगा, क्या होगा? तो सर जहां सिक्योर्ड वर्ड लिखा हुआ है उसके लिए निश्चिंत रहे कि सेबी वहां बैठी हुई रेगुलेटरी में, आपका पैसा विद इंटरेस्ट आपको मिलेगा, वो कंपनी कहीं नहीं जाएगी। अगर केस वो कंपनी बैंकरप्ट भी हो जाती है तो वहां पे क्या फिर पैसा कैसे मिलेगा? तो वहां पे सिर्फ एक चीज का दिक्कत होगा कि पैसा डिले हो सकता है, क्योंकि सपोज अगर मैंने अपना एसेट डाला, अगर वो कंपनी जो है बैंकरप्ट हुई तो उस केस में जो सेबी है वो उसके प्रॉपर्टी को सेल करेगी और सेल करके सारे पैसे देगी, तो इसमें थोड़ा सा डिले होता है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि वी फर्स्ट टॉक अबाउट रिस्क देन रिटर्न। तो सबसे पहला चीज है कि रिस्क जो होता है वो एक बैंकरप्सी रिस्क हो सकती है प्राइवेट कंपनी के साथ, तो उसका क्या हल है? तो आप यहाँ पे देखोगे ये जितने भी मैच्योरिटी है ना यहाँ पे इस पार्ट में, ये तो खैर गवर्नमेंट बॉन्ड से दो नीचे वाले, बट प्राइवेट बॉन्ड्स की अगर मैं बात करूं तो उसका मैच्योरिटी आप देखोगे मैक्सिमम जो है वो 2 साल का है। अब ये 2 साल के मैक्सिमम ये मैच्योरिटी ये बॉन्ड्स हम लोग कैसे लाते हैं? हम कंपनी के बैलेंस शीट को देखते हैं कि उनके पास जो कैश रिजर्व कितना है। अब कैश रिजर्व क्या होता है कि अगर सपोज मैं 10 रुपए का माल बेच रहा हूं, मेरा खर्चा जो है 5 रुपए का है, यानी 5 रुपए मेरा प्रॉफिट है, तो लोगों को लगता है कंपनी के पास 5 रुपए तो बच जाएंगे, तो मेरा खर्चा वो 5 रुपए तो बेस खर्चा है, उसके अलावा मैं लोन ले रहा हूँ, मेरे पास जो है एम्प्लॉइज है उनको देना है, सारी चीजों को काटने के बाद एक कंपनी के पास कितना रिजर्व बच रहा है हर साल जिससे कि वो इंटरेस्ट पे करेगा, तो वो कैश रिजर्व होता है। तो हम लोग कैश रिजर्व चेक करते हैं हर कंपनी का, उसके बाद ही हम उसको अपने पास लाते हैं कि भाई ये देखो ये बॉन्ड अवेलेबल है, ये आप ले सकते हो। इस बॉन्ड में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ जो कूपन रेट है ये आपको इन जनरल 9.2% से लेके 11.25% तक का कूपन रेट है। अब इसमें भी ये जो एक स्पंदना स्फूर्ति का बॉन्ड है ये आपको हर 6 महीने पे आपके 25% अमाउंट को वापस कर देती है प्रिंसिपल को अलॉन्ग विथ योर इंटरेस्ट। तो इसलिए आपका देखोगे यहाँ कूपन रेट भले ही 11.25 है, बट यील्ड जो होगा वो 10.6 का ही होगा, क्योंकि हर 6 महीने पे आपका 25% पैसा लौट जा रहा है, तो रिमेनिंग 75% पे पहली बार आपको मिलेगा, फिर उसका 50% पे मिलेगा, फिर 25% पे मिलेगा। तो इसलिए आपका जो है एनुअल रिटर्न यहाँ पे कम हो जाती है। सेम उसी तरह से आपके पास मार्केट में जो है डबल रेटेड जो है गवर्नमेंट ऑफ हर स्टेट गवर्नमेंट का भी अपना एक बॉन्ड होता है, वो भी अवेलेबल है। अब ये है इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो कि आप इसमें कर सकते हो। अगर इंटरेस्ट रेट की बात करो तो वो भी 9.3 9.35 है, बट एनुअल यील्ड जो है वो कम हो रहा है। ये भी सेम है 25% जो लास्ट 4 क्वार्टर में ये पैसा रिटर्न कर देता है, बट यहाँ पे टेन्योर थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स है। इसके अलावा अगर कोई बड़ा अमाउंट डायरेक्ट चाहे कि मेरे अमाउंट को मैं 4-5 बॉन्ड्स को मिक्स करके अगर मैं चाहूँ पैसा लेना, तो बॉन्ड्स की तरह पीएमएस भी अवेलेबल है जो कि बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है और वो आपको एक यील्ड प्रोवाइड करती है 10 to 10.5% का, और इसमें ये आपको जो है हर क्वार्टर में आपको पे आउट करती है। तो इस तरीके के भी प्रोडक्ट आपको अवेलेबल है। मैं इन प्रोडक्ट्स में इन डिटेल नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही वास्ट प्रोडक्ट है। मेरा जो बेसिक था वो मैं आपको बता दिया सर। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग के जो भी क्वेश्चंस आंसर्स हो आप बोलो, मैं 1 बाय 1 करके सारे को सॉल्व कर दूंगा सर। प्रश्न पूछे, जिनको जो प्रश्न पूछना है पूछिए। हाँ पूछिए। अविनाश प्रसाद पूछिए, कोई प्रश्न पूछना है? आप इन्वेस्टमेंट में बहुत रुचि रखते हैं। नहीं, अभी तो फिलहाल कोई इस टॉपिक पे नहीं है। जहाँ तक इक्विटी वगैरह का सवाल है वो तो उन्होंने एलोकेशन बता दिया कि किस हिसाब से एलोकेट करना है। अब रही बात रिस्क एपेटाइट की, तो कौन कितना रिस्क ले सकता है उस पर ये डिपेंड करेगा। बहुत जगह है कि बहुत लोग रिस्क लेते हैं और उसमें गेन भी होता है, तो उसके लिए अपने आप को उतना एक्वेंटेड रखना पड़ता है विद द मार्केट, बट सबके लिए ये संभव नहीं है। तो अब यहाँ तक बॉन्ड्स वगैरह का बात है तो वो तो खैर फिक्स्ड इनकम की बात है, और प्राइवेट बॉन्ड्स में
ये जरूरी नहीं है कि वो उतना रिटर्न आपको दे ही देगा। बहुत बार फेक भी हो जाता है, और अगर वो लिक्विडेशन में गया तो वो मनी निकलने में भी बहुत समय लग जाता है। तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम यहाँ है। और अगर अदरवाइज हमको किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होना है तो इट इज बेटर टू बी विद द फिक्स्ड डिपॉजिट्स इन पोस्ट ऑफिस और गवर्नमेंट बॉन्ड्स, और I will prefer not to enter into any private debentures or bonds. That is why I can say. नहीं डेफिनेटली सही से मैंने वही बोला कि रिस्क एपेटाइट हमेशा होता है, इसलिए मैं बॉन्ड में भी जैसे कि आपने बोला ना कि ये बहुत सारे बॉन्ड्स के जो है वो इश्यूज होते हैं, वो इश्यूज होता था। इवन अगर आप देखो लास्ट जो इश्यू हुआ था वो आइलैंड अफेयर्स के साथ हुआ था, उस केस में भी वही था, वो एक अनसिक्योर्ड बॉन्ड था, वहां पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी। आज के डेट में जो भी बॉन्ड सिक्योर्ड आ रहे हैं, जो भी बॉन्ड इश्यू हो रहे हैं मार्केट में, उसमें आपको आपके एसेट प्लेस करने होते हैं, सबसे पहला चीज। तो जब और दूसरा मैंने बोला कि आप अगर बॉन्ड की भी मैच्योरिटी टाइम भी देखो ना, तो कोई भी बॉन्ड अगर आप लेने जाओ तो कोशिश करो प्राइवेट बॉन्ड में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो दैट शुड बी लेस देन 2 इयर्स इन्वेस्टमेंट हॉरिजन, उससे बड़ा हॉरिजन नहीं होना चाहिए। आप और एफडीज की भी जहां तक बात रही, तो एफडीज में अगर आप गवर्नमेंट एफडीज में भी जा रहे हो तो आप भी वहां पे भी आपको जो एश्योरिटी मिल रही है दैट इज 5 लाख रुपीस। अगर कुछ भी मिस हैपनिंग्स होती है, और हमने देखा कि अभी रिसेंटली केसेस में पंजाब एंड सिंध बैंक हो गए या फिर और भी 2-4 कोऑपरेटिव बैंक से उसके साथ इश्यू हो चुका है। तो अगर आप देखोगे कस्टोडियन किसी भी बैंक का वो आरबीआई है, सेम उसी तरीके से किसी भी जो है मॉनेटरी जो एनबीएफसी है उसका भी आरबीआई ही कस्टोडियन है। तो दोनों का जो भी कस्टोडियन है वो सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं होती है। लोग चूंकि ये होता है कि हाँ लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट केसेस पे बहुत अच्छा जो बहुत दिन से चला हुआ वो कहीं नहीं जाएगा, वो एक ट्रस्ट है। बट उस ट्रस्ट के पीछे हमको हमेशा से ये देखना है कि इसको रेगुलेट करने वाला कौन है, इसको चलाना। अगर कल के डेट में अगर मान लिया कि एसबीआई को कुछ होती है तो वो मेरे को पैसा कौन देगा, तो दैट इज आरबीआई। द सेम थिंग कम्स विद द प्राइवेट एंटिटी। अगर वहां पे भी कोई अगर मिसहैपनिंग्स हो रही है तो वहां पे आपको वो कवर करके कौन देगा। तो जो कि हमने आपको रिसेंटली आपको बताया, जो कि पंजाब एंड सिंध के केस में हमने देखा है। अगर आप देखो यस बैंक के साथ में भी के टाइम में हुआ, तो यस बैंक भी एक प्राइवेट एंटिटी थी। अगर यस बैंक आज कोलैप्स कर गया तो उसको बचाने के लिए कौन आया, तो वो भी आरबीआई थ्रू एसबीआई उन्होंने पैसा वहां डलवाया। तो इसलिए जो है आपको इसमें कोई इश्यू नहीं है। नहीं, मैं ये एक बात पूछना चाह रहा था कि अब जैसे मान लीजिए किसी भी गवर्नमेंट बैंक में जो है उसमें ये 5 लाख वाला जो लिमिटेशन दिया हुआ है, इस बेसिस पे अभी तक कोई सेटलमेंट हुआ है क्या किसी भी कस्टमर का? सर अब यही चीज है कि अगर आप देखोगे रिसेंटली जो हुई थी, जिससे एक पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ जो हुआ, वहां पे दिक्कत क्या होती है कि कस्टमर जो है सेटलमेंट के लिए कभी पूछने जाता ही नहीं। अच्छा। अगर आप देखोगे कि इसमें अर्शनील ग्रोवर जो कि पहले आपको भारत पे नाम की कंपनी चलाता था, उसने जाके एक कंसोर्टियम के साथ जो है उस पंजाब एंड सिंध वाले कॉर्पोरेशन को खरीद लिया। और उसने जाके सबसे पहली बार ये सेटलमेंट करवाया। उसने बोला कि मेरे को 7,000 करोड़ रुपए आरबीआई देगा। वो इसलिए देगा क्योंकि एज पर आरबीआई रूल 5 लाख रुपया पर कस्टमर मिनिमम आपको सेविंग इन्वेस्टमेंट देना है वहां पे। ठीक है। तो एक सेटलमेंट केस हो चुका है सर इसमें, ये पंजाब एंड सिंध वाले केस। नहीं, तो इसमें क्या कस्टमर का पैसा गया है, मैं ये जानना चाहता हूँ। डायरेक्टली मान लीजिए मैंने अगर 10,000 वहाँ बैंक में डिपॉजिट किया है, तो मेरा क्या 10 लाख रुपया अगर हमने डिपॉजिट किया है तो मेरा क्या 5 लाख रुपया डूब गया? ऐसा कोई केस मिला है क्या? डूबा नहीं है, मैं भी यही नहीं है। ये एक्चुअली क्या है कि देखिए एक ग्रे पॉइंट मार्केट में बहुत इजीली चला दिया जाता है कि भाई ये डूब गया, वो डूब गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अगर आप देखोगे सहारा में भी आज तक किसी का एक पैसा नहीं डूबा है, वो पैसा आज भी सेबी के पास सिक्योर्ड है। बस वहां पे एक ही चीज है डिले वाला। हाँ डिले। मैंने जो कि तभी मैंने अपने प्रेजेंटेशन में भी यही बोला कि आपके लिए सबसे ज्यादा क्या हो सकता है, आपको डिले हो सकता है। अगर सेबी का अगर सहारा का भी केस देखोगे तो सहारा के केस में भी यही था कि सेबी एक ही चीज पर अड़ा हुआ है कि नाम मुझे दो, पैसा मैं दूंगा। और सहारा अड़ी हुई थी नहीं, मैं आपको नाम नहीं दूंगा, मैं पैसा बांट दूंगा। ओके। तो बाद में जो गवर्नमेंट ने कंसोर्टियम बना के एक साइड बना के फिर वो धीरे धीरे पैसा देना शुरू कर दिए वो लोग। तो यही होता है, डिले होता है प्राइवेट पार्ट में। बट इसलिए मैं बोला हूँ कि जब भी आप कोई भी कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट करो दैट शुड नॉट बी मोर देन 2 इयर्स। यस, राइट। हाँ, गोपाल शंकर साहब आपको कुछ पूछना है? गोपाल शंकर साहब।
तो यही कहना है कि जो भी कुछ हमारा इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड में, तो हम उसमें से बीच बीच में रिडेम्पशन कराते रहते हैं, जी तो सर, ये रिडेम्पशन अमाउंट जो है वो क्या टैक्सेबल होगा? बिल्कुल सर। अच्छा, हाँ, ये बड़ा बढ़िया प्रश्न मैं है। बता देता हूँ उसमें क्या होता है सिनेरियो। अब ये टैक्स सबसे बड़ा चीज क्या होता है ना कि आप अगर देखोगे आपके जो भी इन्वेस्टमेंट अगर आप डायरेक्ट करो तो ठीक है, तो नॉर्मल कर लो तो एक एसडब्ल्यू करके चीजें चलती है, एसडब्ल्यू सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, जो कि आज की डेट में पहले आईडीसीडब्ल्यू होती थी, आज भी आईडीसीडब्ल्यू है, जो कि डिविडेंड होता है। तो म्यूचुअल फंड में दो तरीके से पे आउट होता है, एक तो होता है आईडीसीडब्ल्यू के थ्रू, जो कि एक स्कीम ही है, उसमें आपको रिडेम्पशन डालने की कोई जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट आपको कंपनी जो अपनी अर्निंग्स से शेयर करती है। और डिविडेंड के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि वो अगर कंपनी की अर्निंग नहीं हो रही है तो वो घटता बढ़ता रहेगा। तो उसका एक सॉल्यूशन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री सेबी के रेगुलेशंस के हिसाब से लेके आई कि एसडब्ल्यू की सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, कि आपने एक फंड जमा किया था, चलो 40 साल हमने जमा कर लिया, अब 40 साल के बाद मुझे उसको राइट करना है। उसको कैसे राइट करेंगे, कैसे उसका बेनिफिट उठाएंगे, तो भाई उसमें से एक सर्टेन अमाउंट जो है हम साल बाय साल निकालते रहेंगे और वो अमाउंट जो है हम यूज करेंगे। तो अगर आपको उसमें कैसे होता है, टैक्सेशन पार्ट कहाँ पे आती है कि जब भी कोई एसडब्ल्यू शॉर्ट टर्म में निकल रहा है, कि सपोज आपने अभी साल भर से पहले इन्वेस्ट किया था और साल भर से पहले आपने उसमें से पैसा निकालना शुरू कर दिया, तो जो भी आपको प्रॉफिट होगा, सपोज आपने 100 रुपए लगाए थे, ठीक है, अब पूरा अमाउंट आप निकाल नहीं रहे हो, आप उसमें से 10 रुपए निकाल रहे हो, तो उस 10 रुपए की परचेजिंग वैल्यू क्या थी? तो सपोज उस 10 रुपए को निकाल रहे हो, 10 रुपए आज की डेट में 11 रुपए हो गए, तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है मुझे, तो उस 1 रुपए में जो भी मेरा मार्जिनल टैक्स स्लैब होता है वो लगता है। तो 10 रुपए का अभी प्रेजेंट मार्केट वैल्यू लेना होगा ना, जैसे 10 रुपए परचेज प्राइस प्लस मतलब कॉस्ट ऑफ इंडेक्स जोड़ के अभी वो तो कैपिटल गेन टैक्स में आ जाएगा ना। जी नहीं नहीं, इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं आएगा, बट वो जो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आएगा, जो कि 20% आपको फ्लैट चार्ज होगा। तो जो 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है आपका, उस 1 रुपए में 20% यानी 20 पैसा आपको देना पड़ेगा। अब अगर दूसरा मैं 1 साल के बाद निकालो तो सर अभी जैसे आप निकाल रहे हैं, छूट मिली है उसमें अंदर आएगा ना वो, मान लीजिए उसमें बहुत ज्यादा टैक्स नहीं देना है। नहीं मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होता है वो उस टैक्सेशन लिमिट में नहीं होता, वो 20% आपको देना ही पड़ेगा हर हालत में। हाँ, अच्छा, शॉर्ट टर्म लास्ट टाइम जो हमने अच्छा मान लीजिए कि टोटल इनकम 1,25,000 का जो एक रिबेट है वो कहाँ किन केसेस में है? वो सर मोर देन 12 मंथ्स, हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है मोर देन 12 मंथ्स का जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, उसमें जब आप रिडेम्पशन करते हो तो अप टू 1.25 लाख आपको टैक्स फ्री है, ठीक है। तो सपोज आप मंथली निकाल रहे हो कुछ पैसा और उसका जोड़ के पूरे साल में 1,40,000 हो गया प्रॉफिट, तो 1.25 पे आपको टैक्स नहीं लगेगा। यस। जो रिमेनिंग 15,000 बचे हैं उस पे आपको 12.5% का टैक्स देना होता है। हाँ, तो हम पूरा नहीं निकालेंगे, हम और कम निकाल लेंगे, हाँ, वही चीज आपको हमेशा देखना होगा कि आपको वहाँ पे वो टैक्सेशन एलटीसीजी में कहाँ पे ला रहा है। यस राइट। अच्छा, और एक बात पूछनी थी, एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की जगह एक और प्लान आप मिल रहा है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, जी सर, SWP। जी सर। तो इसमें क्या इसका प्रोस एंड कॉन क्या है और क्या बेनिफिट है और क्या लॉस है? सर मैं उसको थोड़ा सा ना आपको इस तरीके से समझाता हूँ, जो अभी मैं सर को बोल रहा था कि सपोज आपने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब एसडब्ल्यूपी क्या होता है ना, इन जनरल हम लोग ये बोलते हैं कि हम आज से जैसे सपोज मैं एक रिटायरमेंट प्लान कर रहा हूँ, ठीक है, तो रिटायरमेंट प्लान में कैसे करूंगा कि मैं आज से एक छोटी सेविंग कर रहा हूँ, 60 साल जब मैं जब हो जाएगी मैं वहां से उस अमाउंट से फिर जो है अपनी मंथली इनकम चलाऊंगा। तो मैंने छोटा अमाउंट करके जो है 1 करोड़ रुपए जमा किए, अब मैं रिटायर होगा, अब मुझे हर महीने पैसे चाहिए मेरे डे टू डे यूजेस के लिए। तो मैंने एक सर्टेन जैसे एफडी से क्या होता है कि आप लोग जैसे जो भी रिटायर किए होंगे अपने कॉर्पस को जो एफडी में डाले होंगे, वहां से एक मंथली पैसा आ रहा होगा, उससे आप यूज कर रहे हो, राइट सर। सेम उसी तरीके से जो एसडब्ल्यूपी होता है उसमें भी आपको एक सर्टेन अमाउंट, आपको उसमें 2 तरीके से, या तो आपने एक कॉर्पस क्रिएट किया पहले से वो कर सकते हो, या दूसरा कि आपने नया पैसा इन्वेस्ट और उसमें से आप जो एक सर्टेन अमाउंट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका प्रॉस एंड कॉन्स जो है इन जनरल आपको मार्केट में जब जाओगे तो लोग तरह की बातें बताएंगे
कि अरे सर आप ये मत लो, SWP से अच्छा IBCW ले लो, वो आपको यूनिट जो है आपका नहीं घटेगा, आपका यूनिट उतना ही रहेगा, आपकी यूनिट में कोई चीज नहीं होगी। तो मैं सर बोलता हूँ कि SWP जो होता है ना, वो अगर आप लॉन्गर हॉरिजन में यूज देखोगे उसका तो बहुत अच्छा है। कैसा है वो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल अपने कैलकुलेटर के थ्रू दिखा देता हूँ। विजिबल हो गया स्क्रीन सर? हाँ जी, यस विजिबल। अब देखो सर, ये नॉर्मल मेरा 1 करोड़ रुपए था, ठीक है। मैंने इसमें डाल दिया कि मुझे 1 लाख रुपए पर मंथ निकालना है। अब कितने साल निकालना है, तो सपोज मैं अगले 7 साल ये पैसा निकाल रहा हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट मुझे जो है 12% का रिटर्न देगा। अब 12% का मुझे रिटर्न दे रहा है, अगले 7 साल मैं पैसा निकाल रहा हूँ। तो आप देखोगे कि जो मेरा इन्वेस्टमेंट था 1 करोड़ का था, जो मेरा करंट वैल्यू है वो 16 लाख का बचा हुआ है। और मैंने कितना अमाउंट विड्रॉ किया? 84 लाख रुपीज मैंने विड्रॉ कर लिया। अब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को मैं 12 पे ही रख रहा हूँ। थोड़ा चाय सब कुछ खा लिया, थोड़ा सा। सेम चीज अगर आप देखोगे, अगर मेरा रिटर्न इसी फेज में बढ़ जाता है तो नॉर्मल 1 करोड़ रुपए मैंने इन्वेस्ट किया था, मेरा 1 करोड़ से मैंने 1 लाख रुपए निकालना शुरू किया। 15% का मेरा रिटर्न है, 7 साल के लिए मैं रख रहा हूँ। इसको अगर मैं बढ़ा के 10 साल भी कर दूंगा, मैंने 1 करोड़ 20 लाख रुपए रिडम्पशन मार दिया, बट फिर भी मेरा वैल्यू जो है वो 80 लाख का बचा रहता है। ये SWP का बेनिफिट्स है। हाँ, तो ये तो एक्चुअली म्यूचुअल फंड ही करते हैं ना। हाँ जी सर, ये आपके म्यूचुअल फंड से ही कटेंगे, आपका म्यूचुअल फंड से ही निकल के पैसा आपको आएगा। हाँ, और ये म्यूचुअल फंड ही उस वक्त जो वैल्यू होगी उस हिसाब से वो हमको रिटर्न देगा। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट इंटैक्ट रह भी जाता है। मैं लिटरली बोल रहा हूँ कि ये आपको प्रिंसिपल अमाउंट को बढ़ा के ही दे रहा है एक तरीके से। कैसे? क्योंकि आप देखो, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मैंने 10 साल के लिए ये विड्रॉल लिया, ठीक है। मैं उसको पूरा सा बढ़ा था। ओके, 20 साल आज के डेट में एक नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 इयर्स तक की होती है। 20 साल के लिए मैंने लिया। अब आप देखो कि मैं 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया था, मैंने 2 करोड़ 40 लाख रुपए निकाल लिए। ओके, और मेरा करंट वैल्यू अभी भी बचा हुआ 1 करोड़ 1 लाख रुपए। तो टोटल कितना हुआ मेरा? 1 करोड़ 3 करोड़ 40 लाख रुपए बन चुके हैं। उसमें से 2 करोड़ 40 लाख मैंने निकाल लिया। खा लिए। तो ये सर, ये चीज है आपको इसका बेनिफिट सर। नहीं तो ऐसा हो सकता है ये तो शिप करके आप एक कॉर्पस तैयार कर लीजिए और फिर इसको SWP में डाल दीजिए। जी सर, मैं वही बोला ना कि नॉर्मल 2 तरीके से होता है कि सपोज मैं जो अपना केस बताया था, सपोज मैं, ठीक है, मैं आज से शुरू करता हूँ एक 10,000 की SIP फॉर नेक्स्ट 30 इयर्स। ओके, और मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न रख के चल रहा, 30 साल में 15% का CAGR मेरे को मिलना बहुत आसानी से मिल जाएगा। मेरा टोटल वेल्थ क्रिएट हुआ 7 करोड़ 53 लाख का। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, इस 7 करोड़ 53 लाख पे मैं एक SWP यहाँ पे चला दूंगा। यस यस यस। अब इस पे मैंने एक SWP शुरू कर दिया कि मुझे हर महीने 1 लाख रुपए मेरा एक्सपेंस है, मुझे हर महीने 1 लाख चाहिए फॉर नेक्स्ट 20 इयर्स। ठीक है। इस टाइम में मैंने इन्फ्लेशन को 6% पे रखा कि मेरा 6% का इन्फ्लेशन रहेगा, मेरा एवरेज रिटर्न 3%। वहां पे अगर आप देखोगे तो मेरा अमाउंट जो 7 करोड़ का था ना, उस अगले 20 साल में मैंने उससे निकाला है, इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। 1 लाख में लगता है जिंदगी नहीं चलेगी, मैं इसको 2 लाख कर देता हूँ। मैंने टोटल अमाउंट निकाला 4.8 यानी 4.8 CR के आसपास के मैंने इसमें से पैसा निकाल लिया। उसमें से मैंने इन्वेस्ट किया था 7.53 किया था। मेरा करंट वैल्यू कितना 30 CR का। यस यस।
देखिए अगर मैं 2 लाख को अगर देखूंगा तो 7 करोड़ का 2 लाख इंटू 12 लाख में करता है 24 लाख होता है, लेस देन इवन 6%। तो मैं पैसा निकाल ही नहीं रहा उस तरीके से। अगर मैं 7% भी पैसा निकालूंगा ना सर, तो ये काम कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ कि सपोज मैं 7% पर ईयर निकाल रहा हूँ अपने कॉर्पस से, मार्केट हो सकता है कि एक साल आपको 15% रिटर्न दे रहा है और दूसरे साल माइनस में दे रहा है, ठीक है। तो एवरेज क्या हो रहा है कि जो मेरा जिस साल 15% दे रहा है तो 8% मेरा कैपिटल गेन हो रहा है। अगर नेक्स्ट ईयर वो जो 8% निगेटिव भी है तो मेरा प्रिंसिपल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो ओवरऑल जब ये सिनेरियो लंबे टर्म में चलता है तो आपको इन जनरल आप देखोगे कि 8 से 10% का हेल्दी सीएजीआर पोस्ट जो है हम विड्रॉल बना लेते हैं। राइट। तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन कि आप यू स्टार्ट योर प्लानिंग विद एसआईपी, एंजॉय योर रिटायरमेंट विद एसडब्ल्यूपी। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, तो हमारे ये गोपाल शंकर साहब जी का प्रश्न था कि सपोज म्यूचुअल फंड हम करते जा रहे हैं और हम हर महीने कुछ पैसा देते चले जा रहे हैं म्यूचुअल फंड में और पैसा जमा होता जा रहा है म्यूचुअल फंड में, उसका इंटरेस्ट के साथ यूटीआई जैसे कोई भी हमको डेटा चला जा रहा है। अब उसको हमने रिडीम किया, जरूरत के हिसाब से जरूरत पड़ गया तो उसका कुछ पैसा हमने निकाल लिया, तो वो टैक्सेबल है या नहीं? नहीं, वो ये पूछ टैक्सेबल बोला ना मैंने तो उस साल के पर्टिकुलर ईयर इन विच यू हैव रिडीम्ड दैट अमाउंट ना, दैट अमाउंट इज टैक्सेबल। सपोज हमने 2 लाख 4 लाख रुपया निकाल लिया म्यूचुअल फंड से, तो वो उस साल के इनकम में जुड़ जाएगा क्या? नहीं, उसमें एक्चुअली आपका जो प्रॉफिट होगा वो जुड़ेगा, जो अमाउंट आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है वो नहीं जुड़ेगा। वो भी प्रॉफिट पूरा नहीं जुड़ेगा, प्रॉफिट में से भी 1,25,000 तक रिबेट है। 1,25,000 का रिबेट है। यही प्रश्न था ना सर गोपाल शंकर जी साहब जो हैं, हम हमेशा निकालते जा रहे हैं। जानना चाहते थे कि अभी हम टैक्स इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तो आखिर ये कैसे पता चलेगा कितना हमको मार्जिन और प्रॉफिट बने है मिला मेरे इन्वेस्टमेंट से। किस ऐप पे सर इन्वेस्ट करो, किस कंपनी में कर रहे हो वो बताओ मुझे, मैं बता देता कहाँ से आप उसका कैपिटल गेन निकाल सकते हो। जैसे आदित्य बिरला वाला है, आदित्य बिरला है, आप कुछ मत करना, उसके कस्टमर एमएफ सेंट्रल से निकाल रहे हो या ऐप से निकाल रहे हो सर? ऐप मतलब एमएफ सेंट्रल ऐप से निकाल रहे हो या आदित्य बिरला के ऐप से निकाल रहे हो? हमने पहले 3 साल जमा किया, उसका लॉक इन पीरियड के बाद अब जो है वो तो हमको कुछ जमा नहीं था, दिया था खाली पे आउट, तो हम निकाल लेते हैं। क्या कहता है माई कैन है ना, उसके माई कैन वाला वही समझ गया मैं, उसी में एमएफ सेंट्रल ही है। सर एमएफ सेंट्रल वाला ऐप पे ना आप क्या होगा वहाँ आप उस पर्टिकुलर ईयर का कैपिटल स्टेटमेंट निकाल के अपने सीईओ को दे दो, जो भी टैक्स फाइल करता है वो आपको उसमें कर देगा, उसमें पूरा कैलकुलेशन आ जाता है सर। आप जो है अभी से मेरा नंबर ले लो, वो आप मुझे कॉल करना ना, मैं आपको उसमें समझाता हूँ। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? और किसी को कुछ पूछना है? चंद्रशेखर उमेश जोशी जी। हाँ सर जोशी जी, नहीं बहुत अच्छा बताया साकेत सर ने, और रियली मतलब अगर आदमी सही तरह से एडवाइस पे इन्वेस्ट करे तो बहुत कुछ अर्न कर सकता है, अपनी लाइफ को सेव कर सकता है। और इसके अलावा जो है जैसे आजकल आप पेंशन तो है ही नहीं, तो व्यक्तियों को इसी तरह की एक आध वार्ता और कराइए ताकि लोग ये जाने कि म्यूचुअल फंड में हम किस तरह से पैसा इन्वेस्ट करें, बीच में निकालें और अपनी आवश्यकताएं पूरी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी आपको और साकेत सर और उनके सहयोगी जो आज ऋतिक जी और दूसरे जो साथी उनके आए थे, बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य प्रकाश जी। अच्छा, अब ठीक है, बहुत अच्छा। तो हम चाहेंगे कि एक सेशन ऐसे बीच बीच में सेशन भी लेते रहें हम लोग, जिससे
हम लोगों को इसका अच्छा नॉलेज मिलता रहे। और खान साहब की अमृत बानी। खान साहब। जी जी जी, बहुत हाँ सुंदर। हमको लगता है कि राकेश जी, आप जमशेदपुर से आए हुए थे बीच में क्या? नहीं सर, मैं जमशेदपुर अभी तो नहीं गया था सर। अच्छा अच्छा, वो फोटो लगा हुआ देख करके हमको भी अच्छा लगा। इन चीजों को मेरा बेटा समझता है, मैं नहीं समझता हूँ। लेकिन एक चीज जो हमने अपने जीवन में किया, अमिताभ जी, एक मिनट रिटायरमेंट आपको से म्यूट करना पहले, पड़ेगा। कहीं बहुत आवाज आ रही है, रिटायरमेंट से पहले मैं लोगों के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग करवाता था कि आप कैसे इन्वेस्ट कीजिएगा उसमें। आप जैसे एक्सपर्ट को हम बुलाते थे। ये LIC वाला सब बहुत आना होना चाहता था ताकि वो उसको ये बना सके। बोले कि नहीं, आपकी प्रायोरिटी दूसरी होगी, वो भी होगा, बट इन प्रेजेंस ऑफ सम फाइनेंशियल सॉलिड कंसल्टेंट के लोगों को ये नहीं लगे क्योंकि ठग लेता है। जी। तो मेरे जैसे अनजान और अनभिज्ञ आदमी को, और मेरा बचत का यही प्रिंसिपल रहा है जिंदगी में कि मैं कुछ गलत खर्चा नहीं करूंगा। बेटे लोग समझते हैं तो वो लोग अपने करते हैं और अपने कैसे जरूरतें विलासिता की तरफ में नहीं जाए। लेकिन आप जैसे प्रबुद्ध और शुद्ध लोगों का कि समाज में अर्थ का अपना अर्थ हमेशा रहेगा। अर्थ के चलते जीवन का अर्थ बनता है और अर्थ के चलते अनर्थ होता है। तो यदि बहुत सारे समझने वाले लोग समाज में मौजूद रहेंगे, आप जैसे तेजस्वी लोग, तो संपदा का सृजन, क्रिएशन ऑफ वेल्थ, खाली एक बड़े बड़े कॉरपोरेट के लिए नहीं, हम जो छोटे छोटे लोग हैं उनके लिए भी इस चीज की जरूरत है। और मैं अमिताभ जी को बहुत धन्यवाद दूंगा। वो अपने बहुत ज्ञानी आदमी हैं, वित्त प्रबंधन उनका बड़ा स्ट्रांग है अपने आप में। अविनाश जी देखिए कैसे प्रश्न पूछ रहे थे। तो अर्थ को समझने वाले और जीवन के अर्थ को समझने वाले लोगों का ये एक बड़ा अनोखा संगम है। इसमें आपका आगमन हुआ कि कैसे उसकी हम व्यवस्था करें कि दुर्व्यवस्था नहीं हो, कुप्रबंध नहीं हो, सुप्रबंध हो। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट is an important aspect of management in the life of individual, in the life of organization, and in the life of nation. So on behalf of the galaxy of people who are present over here, they themselves are, you must have noticed the way in which Mr. Avinash Prasad and Amitabh ji were interacting. Gopal Babu had been posing, Umesh Babu had been saying. They are very, very gifted and accomplished people. With the accomplished people, the young faces like you who are seeing the future, I request Amitabh Sahab कि हम बूढ़े लोग तो आते ही हैं, एक दफा हम लोग अपील करें कि 30 साल वाले लोग आए और इस तरह की व्यवस्था हम लोग किए हैं। हम लोग ने, मैं बोल यहाँ खुल करके अपना बात को रख रहा हूँ 1 मिनट में, हम चाहते थे कि 40 वर्ष के उम्र में रिटायरमेंट प्लानिंग करवाया जाए, लेकिन मजबूरी कारखाने में ये थी कि रिटायरमेंट प्लानिंग के नाम पर यदि हम बुलाते तो उनके मन में होता कि जो सर आप भी वॉलंटरी रिटायरमेंट में, आप तो दूसरे तरह के व्यक्ति हैं। लोगों के कॉर्पोरेट सेक्टर में माना जाता कि रिटायरमेंट प्लानिंग करवा रहा है, कहीं वॉलंटरी रिटायरमेंट तो नहीं देगा। ये कह करके बहुत सारे लोग जो तैयार, वो अभी हमको धन्यवाद देते हैं कि सर आपने कुछ नहीं बनाया, लेकिन हम लोगों से जो आपने ये करवाया उसमें थोड़ा संदेह हुआ था, लेकिन आप अजात शत्रु हैं। हम बोले देखिए आप लोग नौकरी पूरा किया, हम लोग से गलती हो गई, आप लोग ये गलती मत कीजिए। तो many of the people, and I'm very very happy to see the faces of Amitabh ji, Umesh ji, Avinash ji, Gopal Babu का कुछ कहना ही नहीं। They have managed their entire life very well.
be the financial, be the quality of finance, or be the quality of life. And you have enriched us by giving your expertise and knowledge. We are very, very grateful to you. अर्थ के इस अर्थ को लाने के लिए, ताकि हम लोगों के व्यक्तिगत जीवन में भी कोई अनर्थ न हो, आपको बड़ा अर्थयुक्त आशीर्वाद देता हूँ सफेद केश के नाते, और प्रणाम करता हूँ आपके ज्ञान को। आप भले हमारे बेटे जैसे हों, लेकिन सरस्वती आपकी बच्ची नहीं है, वो प्रखर है। इसको इसी तरह से आगे बढ़ाते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और इस रोशनी को जलाइए। अमिताभ जी जैसे लोग हैं जो ऐसी व्यवस्था करते हैं। मैं उपस्थित सभी गण्यमान्य व्यक्तियों का, क्योंकि बहुत जानने वाले लोग जब धीरता और गंभीरता के साथ में सुनते हैं तो उससे समाज में एक व्यापक असर पड़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप तीनों बहुत आगे जाएंगे। ऋतिक जी और आदित्य जी साकेत जी के आश्रम में रह करके, साकेत बड़ा राम का प्यारा, भरत का बड़ा प्यारा शब्द है, तो आप लोग पल्लवित पुष्पित हों और उसका थोड़ा बहुत कभी हम लोग आपसे कुछ पूछें तो हम लोगों को भी आप गाइड करते रहें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, प्रणाम और आशीर्वाद। थैंक यू सो मच सर। गणेश चंद्र दास जी लंदन से जुड़ गए तो, लेकिन बहुत देर से आए। वो भी गणेश सर को मैंने फोटो भेजा है, तब वो आए देख। अच्छा, नहीं हम लोग को इनवाइट। सर मैं सो गया था मैं। अच्छा। कितना लंदन में भी कितना बजा है? अभी 5 बजे है सर, शाम के। अच्छा। हाँ, यहाँ गर्मी ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अच्छा, गर्मी है लंदन में? जी। अच्छा। पूरे ईस्ट यूरोप में जो है हीट वेव चल रहा है। हाँ। फ्रांस में तो बहुत आदमी मर गए। अच्छा। साकेत जी, आई एम वेरी सॉरी। नहीं, कोई नहीं सर, इसमें सॉरी वाली क्या बात है। इसकी रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी ना? हाँ, मिल जाएगी। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। भाई आपसे और भी प्रश्न पूछेंगे, और एक रिक्वेस्ट है कि आप एक बार वेबिनार में और आए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी। बोला चाहता हूँ, मैं अभी जो है ना, मैं जो नेक्स्ट वेबिनार लूंगा ना, मैं उसमें कोई पीपीटी या कुछ नहीं दिखाने वाला हूँ। मैं चाहूंगा कि आप लोगों को जो भी प्रश्न हो इन्वेस्टमेंट को लेके, भी अगर किसी आपके हो, आपके बच्चे के हो, आपके सर्कल में किसी के हो, आप वो लेके आओ, मैं उसको सॉल्यूशन दूंगा अगले सेशन में। बहुत बढ़िया, बहुत उमेश जी बहुत बहुत नमस्कार। प्रणाम सर। चंद्रेश्वर जी नमस्ते। बहुत अच्छा लगा गणेश कुमार जी भी सर आपके उससे स्कूल से रिलेटेड है, नेत्रहाट से टैलेंटेड हैं सर, बहुत टैलेंटेड। थैंक यू। विपिन मैम भी, विपिन साहब को मैं बता दूं कि जगदीश चंद्र माथुर ब्रेन चाइल्ड उन्हीं का है। अच्छा, चंद्रेश्वर जी उन्होंने उन पर पूरा भरोसा किया था बिहार में फर्स्ट केस लेकर। अच्छा चंद्रेश्वर जी, जी भाभी जी कैसी हैं?